लास्ट वीडियो तक हमने इस चैप्टर के, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसके ब्लूप्रिंट्स कंप्लीट कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो में वही हम स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो आता है इसके अंदर, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहे होंगे, मैं इधर भी यहाँ पे पढ़ के और लिख के मैं आपको बता दूंगा, आपको सामने स्क्रीन पर भी दिखाई दे जाएंगे सेम क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। अब नीचे एक रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन कौन सी है, 2PbO, पहले से ही ऑलरेडी बैलेंस है तो हम सीधा लिख देते हैं इसको। PbO मीन्स लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन C इक्वल्स टू 2Pb मीन्स लेड और प्लस CO2। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसके बारे में कुछ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इसने, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे होंगे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन से, ध्यान रखना ये पूछ रहा है गलत कौन से हैं ऑप्शन, सही नहीं पूछ रहा है। यहाँ मिस्टेक कर देते हैं काफ़ी बच्चे। तो पहला ऑप्शन पढ़ता हूँ, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अब बच्चे सोचे कि हाँ भाई बिल्कुल लेड जो है रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन जो है इसमें से निकल रही है। भाई हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बोलते थे, रिडक्शन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन। ऐसे ही जस्ट अपोजिट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, तो सेम यहाँ पर बच्चे सोचेंगे हाँ भाई बिल्कुल लेड से क्या निकल रही है, ऑक्सीजन निकल रही है इसलिए रिडक्शन हो रहा है। लेकिन ध्यान से देखो ये क्या है, ये लेड नहीं है, ये है लेड ऑक्साइड, ये है लेड ऑक्साइड, और ये क्या है, ये है लेड। तो अब देखो, अब दोबारा से पढ़ो ऑप्शन को, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, नहीं जी बिल्कुल गलत है। क्या ये इसमें रिड्यूस हो रहा है लेड, पहली बात तो रिएक्टेंट में इधर कोई लेड है ही नहीं, खाली लेड ऑक्साइड है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, लेड तो इधर है ही नहीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे तो लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है लेड के अंदर, ये बोल रहा है कि लेड का इज गेटिंग रिड्यूस्ड, नहीं लेड नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है इधर। दूसरा ऑप्शन पढ़ता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब बच्चे यहाँ पे इसको भी सही करके आ जाते हैं, क्यों कि भाई ऑक्सीजन जुड़ गई है तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन ध्यान से देखो क्या है, क्या इधर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड तो इधर है भाई, इधर रिएक्टेंट में देखोगे ना इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं। हाँ ये बोल सकते हो अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सही है, लेकिन इसने क्या लिखा हुआ है, इसने लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है बेटा, क्या है, कार्बन है, खाली कार्बन का हो रहा है। तो ये ऑप्शन बी भी क्या हो गया, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। सी पढ़ते हैं, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, बिल्कुल सही है। कार्बन में देखो ऑक्सीजन ऐड हो गई, ऑक्सीजन ऐड हो गई तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो सी तो क्या हो गया, सही हो गया। अब बोल रहा है लास्ट ऑप्शन, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही है। लेड ऑक्साइड देखो PbO, अब यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, इससे खाली Pb बन गया, यहाँ पे Pb के साथ में O है, यहाँ पे Pb के साथ में O नहीं है, मीन्स ऑक्सीजन रिमूव हो रही है यहाँ से। इसका मतलब क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। तो यही ऑप्शन है, बोल रहा है कि लेड ऑक्साइड का रिडक्शन लेड में, बिल्कुल सही है, यानी कि डी भी ऑप्शन सही है। लेकिन इसने क्या पूछा है कि कौन से इनकरेक्ट हैं, तो ऑप्शन ए और बी क्या है, इनकरेक्ट है। और राइट आंसर हमारा कौन सा है, नीचे दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन ए एंड बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी, आंसर हो जाएगा इसका ए एंड बी ऑप्शन। ठीक है, पहले का आंसर फर्स्ट। ठीक, अब अगर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं, आपकी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे आप कि Fe2O3 रिएक्शन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। Fe2O3 प्लस 2Al, जैसे जैसे उन्होंने लिखी वैसे वैसे मैं लिख रहा हूं, और आपको भी सेम क्वेश्चन जब करते हैं तो अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड करना, उसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ वही आपको सॉल्यूशन करना है उसी का। बोल रहे Al2O3 प्लस 2Fe, पहले से ऑलरेडी इसने बैलेंस किया हुआ है इसको। अब बोल रहा है द अबोव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए,
ये रिएक्शन जो लिखी है किस टाइप की रिएक्शन का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए दिया हुआ है कॉम्बिनेशन, बी दिया हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट, सी डिकम्पोजिशन एंड डी डिस्प्लेसमेंट। आप सामने भी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन है क्या? बिल्कुल नहीं है। कॉम्बिनेशन में तो क्या होता है कि रिएक्टेंट कम होते हैं और मिलके क्या बनाते हैं, उनसे कम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं है, तो नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। सीधा हम आते हैं आंसर की तरफ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्यों है डिस्प्लेसमेंट? अब देखिए ये रहा Fe के साथ में क्या है? ऑक्सीजन है। यहाँ पर Fe अकेला है और ऑक्सीजन किसके पास में आ गई है? O के पास में। आप इसको ऐसे समझ लें, A के साथ में X है और यहाँ पे ये B मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? B से किसको डिनोट किया? Al को। Al आ गया B। O को किससे किया था? X से। और Fe को किससे किया था? A से। तो आ गया ना। X किसके पास था? A के पास में। अभी किसके पास में? B के। यानी कि ऑक्सीजन किसके साथ में थी? आयरन के साथ में। आयरन ऑक्साइड बना रही थी और Al अलग था। यहाँ पर ये Bl के साथ में आ गया। कहने का मतलब ये है कि आयरन ऑक्साइड को इसने क्या कर दिया? आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन को इसने क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। किसने? एल्यूमिनियम ने। क्यों किया? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम कहाँ आता है? आयरन से ऊपर आता है, ठीक है। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पहले भी बताई थी और एक बार दोबारा से बता देता हूँ। सामने साइड में मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आपको दिखाई दे रही होगी, उसमें आप देख लीजिए Al कहाँ है और Fe कहाँ है। Al जो है Fe के ऊपर है, ठीक है ना। तो ऊपर वाले जितने भी मेटल हैं वो अपने नीचे से रिएक्टिव जो मेटल हैं उनसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए उनको उनके सॉल्यूशन से या सॉल्ट से उनको क्या कर देते हैं? वो डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इसने भी क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है उसके बाद, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला जो आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो लिख लेते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग। एडेड टू आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग मतलब क्या हो गया? आयरन, लोहा। Fe से डिनोट करते हैं। अब टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ये पूछ रहा है कौन सा होगा, तो इसको सोल्यूशन सोल्व कर लेते हैं यहीं से ही। अब आप ये क्या करोगे? इसको भी मेटल भाई रिएक्शन तो तभी होगी, डिस्प्लेस तभी करेगा जब इससे ऊपर होगा। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से काफी ऊपर है कौन? आयरन। तो यानी कि इस हाइड्रोजन से काफी रिएक्टिव है, तो यानी कि हाइड्रोजन का जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्ट है, उसको क्या कर देगा? उसको वहां से वो डिस्प्लेस कर देगा। क्योंकि आयरन क्या है? आप देख रहे होंगे साइड में मेटल रिएक्टिविटी सीरीज दोबारा से आ गई आपके सामने, तो वहां पर आयरन क्या है? हाइड्रोजन से ज्यादा ऊपर है, ठीक है, इसलिए उसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो क्या बन जाएगा? यहां से पहली बात तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी अलग, बाकी बचा हुआ अलग से आप आराम से लिख दीजिए। क्या बन जाएगा? FeCl2, ठीक है। FeCl2 यहां पर ये बन गया, ठीक है। यही इसमें दिया हुआ था। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। तो पहला बोल रहा है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। क्या हाइड्रोजन गैस बन रही है? हाँ जी बिल्कुल बन रही है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। साथ में आयरन क्लोराइड बन रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल बन रहा है। तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, आंसर क्या आ जाएगा? आंसर ए हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब इसमें अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर सकते हो। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इधर कितना है? 1 है। तो यहाँ पे 2 लगा सकता हूँ, नीचे तो लगाऊंगा नहीं, यहाँ पर लगाया मैंने, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी 2 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन साथ में हाइड्रोजन लगाया, साथ में Cl के साथ में भी 2 लग गया, तो यानी कि Cl भी कितना हो गए? 2 हो गए। ये देखो 2 है यहाँ पर, और Fe तो सेम 1-1 है ही, तो ऑलरेडी बैलेंस यहाँ पर आगे हो चुकी है ये, ठीक। तो ये तीसरा क्वेश्चन हुआ फिनिश। उसके बाद में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड, ठीक है। पहले पूछ रहा है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और क्यों इसको बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, क्यों रखते हैं बैलेंस। पहले बात करते हैं कि क्यों। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्या होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट के अंदर
रिएक्टेंट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स के अंदर, उनके एटम्स क्या हों, सेम हो, इक्वल हो। किसके इक्वल हो? इक्वल्स टू प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट में जो एलिमेंट हैं, प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनके बिल्कुल सेम, बराबर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं a प्लस बी इक्वल्स टू ए बी, मैं ये बोलता हूं अगर, तो यहां पर अगर एक a है दूसरा b है, ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, a भी एक है और b भी एक ही है, तो यहां पर रिएक्टेंट में भी इसके एटम्स बराबर हैं, मतलब इतने ही हैं जितने प्रोडक्ट के अंदर है। तो इस तरीके से बैलेंस वो होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, जिसके अंदर रिएक्टेंट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसके एटम्स इक्वल होने चाहिए। किसके? प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट हैं उसके एटम जितने ही बनते हैं वहां पर नंबर के अकॉर्डिंग, वो हमारे बैलेंस होने चाहिए, होते हैं जब, तो उसको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल इसका, जैसे एक रिएक्शन आपके आगे आएगी N2 प्लस H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को जब नाइट्रोजन गैस के साथ में मिक्स करते हैं, ठीक है, रिएक्शन कराते हैं इनकी, तो क्या बनती है? एक नई गैस बनती है जिसका नाम है अमोनिया। ठीक है, आगे आएगी आपकी ये। तो यहां पर हम देखते हैं तो नाइट्रोजन कितना है? 2 है, इधर कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है, और यहां पर हाइड्रोजन 3 है। बाद में बताऊंगा मैं किस तरीके से बैलेंस करते हैं, अभी जस्ट इसके बारे में बता रहा हूं। तो यहां पर ये क्या है? ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन तो है, लेकिन ये अनबैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है। अब इसमें क्या करते हैं? हम इसको बराबर करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब क्या हो गई? अब देखो N2, N कितना है? 2, N भी 2 है, और हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 दूनी 6 हो गया, और इधर भी 6 है। तो ये क्या होगी? बैलेंस। आगे बताऊंगा, ये क्वेश्चन आएगा आपका, आगे बताऊंगा किस तरीके से इसको हमने बैलेंस किया। ठीक है, वैसे आप समझ गए हो कैसे किया। तो यहां पर ये हो चुकी है बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं जहां पर रिएक्टेंट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसके एटम, यहाँ पर नाइट्रोजन में कितने हैं? 2 एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन में कितना हो गया? पूरा 6 हो गए। ऐसे इधर के साइड जब बराबर होते हैं आपस में, तब बोलते हैं इनको कि हाँ, कि ये इक्वेशन कैसी है? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब बात आती है कि क्यों एक केमिकल रिएक्शन क्यों बैलेंस होनी चाहिए, क्यों बैलेंस होनी चाहिए? तो इसका एक आंसर ये, पहले तो मैं नॉर्मल समझाता हूं, उसके बाद में आता हूं लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके ऊपर आते हैं बाद में। तो फॉर एग्जांपल हमने माना पहले स्टार्टिंग में कि जैसे HCl है, टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें क्या है कि एसिड लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, HCl है, इसमें क्या डाल दिया हमने? आयरन डाल दिया, लोहा डाल दिया। ठीक है, अब ये HCl भी यही है, हाइड्रोजन, क्लोरीन जो भी है, आयरन, सब इसी के अंदर है, कोई बाहर तो नहीं गया, सब इसी के अंदर है। जब इसी के अंदर है तो इसके नंबर किस तरीके से कम या ज़्यादा हो सकते हैं? प्रोडक्ट इन्हीं के अकॉर्डिंग बनेगा। अगर आपने मान लीजिए कि आटे के अंदर पानी डाला है, तो उसका क्या है? आटे के अंदर जितना आटे का वजन, पानी सब मिला के सब उसी के अंदर होगा, कोई गया नहीं है, अंदर सब उसी के है। तो ऐसे ही यहाँ पर जब सब इसके अंदर डाला है, तो हम जब रिएक्शन लिखी थी, अभी लास्ट हमने क्वेश्चन किया था ये, ठीक है, तो क्या बन रहा था? आयरन FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। ठीक है, ये बन रहा था। आयरन क्लोराइड बनाते थे कि आयरन क्लोराइड कैसे बना गया? Fe के ऊपर +2 और Cl के ऊपर -1, तो ये इसके नीचे जाएगा, +2 यहाँ पर आएगा, तो क्या बन जाता है? आयरन क्लोराइड FeCl2 बन जाता है। ठीक है, ये तो रहा कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं Cl कितना है? 2, इधर कितना है? 1, हाइड्रोजन कितना है? 1, इधर कितना है? 2। तो ये कैसे हो गया? हम एक्चुअली में क्या है कि जब हम लिखते हैं इसको, तो ये हमारे फॉर्मूला बनाने के रूल के अकॉर्डिंग एटम्स यहाँ पे कम ज़्यादा हो जाते हैं, कम ज़्यादा लिखते टाइम हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब टेस्ट करते हैं तो वो सब उसी के अंदर है, वो नहीं कुछ कम ज़्यादा होते हैं। ये तो सिर्फ लिखते टाइम हम जब करते हैं, तब ये फॉर्मूला बनाने की वजह से, इस तरीके से फॉर्मूला कंपाउंड का जब बनाते हैं, तो वो इसकी वजह से जो अनबैलेंस्ड हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होती, एक्चुअल में नहीं होती। ठीक है ना, एक्चुअल में नहीं होती है। ठीक है, तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि जो लॉ है, लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास, एक लॉ है ये, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अकॉर्डिंग मास को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है, ना तो आप उसको बना सकते हो ना ही उसको क्या कर सकते हो, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो चेंज होता है, जैसे हीट की आप पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे किया था, अब जैसे N2 का यही एग्जाम्पल ले लो, ऊपर लिखा हुआ है N2 प्लस H2, पहले एस के बिना बैलेंस वाली करते हैं इसको, ठीक है, NH3 ऐसे। तो मास जो इनका होगा वही मास यहाँ पे आना चाहिए। तो पहले तो मैंने नॉर्मल एग्जांपल समझा दिया, अब टेक्निकली इसके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट किसी भी मॉलिक्यूल का जो वेट होता है उसका, उसकी बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन ये फिक्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल में दिए हुए होते हैं, वहाँ पे ऊपर नीचे दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो N नाइट्रोजन का कितना होता है, अराउंड 14 के आसपास होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना लिखा, नाइट्रोजन का कितना लिखा हमने, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ऊपर नाइट्रोजन का लिखा 14 और हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। तो अब यहाँ पर N2 कितना है, 2 है, एक N का कितना होता है 14 और 2 N का कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। यानी कि मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे 28। और यहाँ पर हाइड्रोजन 1, एक हाइड्रोजन का 1 है, तो H2 दिया हुआ है, तो क्या मल्टीप्लाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा 2 हो गया। टोटल कितना हो गया 28 प्लस 2 कितना हो गया 30। तो इधर की साइड में 30 आ रहा है तो इधर भी 30 आना चाहिए, लेकिन इधर कितना आ रहा है, N कितना होता है 14 और H कितना है 3 है, तो 1 × 3 कितना आ जाएगा 17 आ जाता है। लेकिन जब इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2 है, इधर 1 है, इधर 2, इधर कितना है 2 है, इधर 1 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नाइट्रोजन को 2 करने के लिए यहाँ 2 लगाऊंगा, यहाँ तो नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा, क्योंकि प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। नहीं तो जब यहाँ पे 2 लगाया तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया 3 दूना 6 हो गया, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। जब 6 हो गया तो ये 2 है, 2 को 6 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करूँ, आप बोलोगे 3 की मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो गया इतना हो गया। अब इसका नया भाई, यहाँ पे तो अनबैलेंस था, देखो 30 और 17 अनबैलेंस था। अब देखते हैं नया मास कितना बनता है इसका, ठीक है। तो कितना बना है N2 का मतलब वही 14 × 2 कितना हो जाएगा 28, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो रहा है देखो 3 दूनी 6, यानी कि 1 × 6 कितना हो जाएगा 6, ये हो गया 6 हो गया। इसका दोनों का आप प्लस करोगे 28, इसका और इसका दोनों का कितना हो जाएगा 34, ठीक। अब यहाँ से इसका देखते हैं तो कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन कितना होता है 14, लेकिन ये क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई इसकी भी है और इसकी भी है, तो 14 × 2 कितना हो गया 28 और 3 दूना 6, यानी कि हाइड्रोजन भी कितना है 6 हो गया। तो यानी कि प्लस कितना हो जाएगा 1 × 6, यानी कितना 6 ही आ जाएगा। तो 28 और 6 कितना हो गया 34, तो 34 = 34। इसलिए देख लो अब आप कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट इधर और प्रोडक्ट इधर, दोनों के मॉलिक्यूलर वेट सेम होने चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं, क्योंकि हमने अभी एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग बताया था अभी, आयरन की रिएक्शन जो की थी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में, कि जब हम डाल रहे हैं उसके अंदर, जब वो कहीं नहीं गया, लेकिन जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला लिखते टाइम क्या हो जाता है कि फॉर्मूला बनाने के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग एटम के नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, बस उनको हमें बैलेंस करना होता है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, ना तो मास आप ख़त्म कर सकते हैं ना ही उसको बना सकते हो, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये था इसका आंसर कि किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ये 4 क्वेश्चन ही करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना उसके बाद में। ये तो 4 क्वेश्चन इस वीडियो में, आगे वीडियो में आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिटेल में पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अभी के लिए थैंक यू। कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं आंसर जरूर दूंगा। धन्यवाद।